नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान के 15वें स्थापना दिवस पर संस्थापक ओवन सिंह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बस्ती कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। राजा दशरथ ने भी बस्ती की धरती पर पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ किया, जिसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के पैरामेडिकल और नर्सिंग की पूरी दुनिया में मांग है, बशर्ते उस मांग को पूरा करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। कभी अवध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था और यह भगवान राम के जन्म के हेतु का कारण भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त कर ले, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर। हरदोई के वासित नगर में केरल के राज्यपाल ने विद्युत संचालन पंप का उद्घाटन और नवग्रह शनि मंदिर का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये उनका निजी कार्यक्रम है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल ने एसडीएम को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। वहीं मोहल्ला भूड़िया में अपने वरिष्ठ सहपाठी डॉक्टर चन्नन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात और पारिवारिक भेंट की। गीता जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। विनोबा भावे जी ने गीता के ऊपर भाष्य भी लिखा है, व्याख्या भी की है उसकी, और शाहजहांपुर का जो आश्रम है वो उन्हीं के नाम से है। तो ये कई महीने पहले उनका आमंत्रण था कि मैं गीता जयंती पे आऊँ, तो मैं वहाँ आया था। अवनीश का भी आमंत्रण पिछले 1 साल से लगभग था, तो यही कह दिया था कि भी जिस दिन इन्होंने बताया था कि उस आश्रम से बहुत दूर नहीं है, तो हमने कहा था जिस दिन वहां आएंगे उसी दिन आपके यहाँ आ जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये राष्ट्र हित का मुद्दा है और सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर सरकार के साथ सहयोग कर वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में पास कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है जैसे ही ये सदन में पारित होगा, देश की आर्थिक स्थिति और जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। ये सभी अर्थशास्त्रियों का अनुमान है। नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है। और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो हैं इस पर सहमत हो। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला गुरुवार को हापुड़ पहुंची। उन्होंने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में महिलाओं के लोक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना के संबंध में सभी के साथ समीक्षा बैठक और जनसुनवाई की। इस दौरान डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अचानक से उत्तर प्रदेश के हासरत पहुंचकर सियासी पारा बढ़ा दिया। 4 साल पहले एक दलित युवक के साथ रेप की वारदात हुई थी, बता दें, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी। हाल ही में कोर्ट में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस के बुलागढ़ी गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। अब अचानक राहुल गांधी के आने की सूचना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जिले के अफसर गांव पहुंचे और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही सरकारी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और गाड़ियों और जिला के अन्य अधिकारी गांव पहुंचे। राहुल जी और प्रियंका जी तो वो नेता हैं जो देश के हर जनमानस के संपर्क में है और हर जनमानस में पूरे देश के किसी भी कोने में कहीं कोई घटना घटे, किसी भी पीड़ित, कोई भी कमजोर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ शोषण हो रहा हो तो राहुल गांधी सबसे पहले खड़े होते हैं। और जो काम आज देश के राजा को करना चाहिए, देश के मुखिया को करना चाहिए, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल जी तो इस परिवार से लगातार संपर्क में थे, तो आज राहुल जी वहाँ खड़े हैं जहाँ उस परिवार के साथ आज आपको सामने दिख रहे हैं, पर्दे के पीछे राहुल जी इस परिवार के। लखनऊ में फिर एक बार समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया। दरअसल सपा नेता शौकत अली ने ये पोस्टर लगवाया है, जिसमें सरकार की नाकामियों का जिक्र किया गया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बुरे हाल को पोस्टर में दिखाया गया है। बता दें कि ये पोस्टर सरकार के वादों पर सवाल खड़े कर रहा है। जिस प्रदेश में 7-7 लाख बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएं, मुझे लगेगा उस प्रदेश में सबसे बड़ा फेलियर है। जिस प्रदेश की व्यवस्था शिक्षा से ऐसी हो और फिर भी कहा जाए कि ये प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं। जरा सोचिए, जिस प्रदेश के 7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, वो प्रदेश कैसे विकसित होगा। आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फेलियर है। दुर्भाग्य है कि 7-7 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और फिर भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को मुझे लगता है ये बताना चाहिए क्यों आज ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए और इतने बड़े पैमाने पे, जितने से कोई MP MLA बन जाता है उससे अधिक ज्यादा बच्चे अगर शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो ये प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। आज ये कहीं ना कहीं दिखता भी होगा आपको कि ना बच्चे ये बटे ना कटे, लेकिन शिक्षा से जरूर दूर हटे। जिस प्रदेश के इतने बड़े पैमाने पे शिक्षा से बच्चे दूर हट जाएंगे वो प्रदेश कैसे बढ़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने नया नारा दिया। समाजवादी सोच कहती है कि हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महाकुंभ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह और प्रवीण तोड़िया पुरानपुर खुंजकाई चौराहे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नगर में रोड शो कर एक होटल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुगलों की छाती पर पैर रखकर अयोध्या में राम मंदिर बना लिया, अब मथुरा काशी में भी मंदिर बनेगा। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को लेकर कहा कि सरकार और जनता के बीच विवाद था, पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक तो हर बार की भांति हिंदुओं को जगाना, सभी आचरण से अपने हर रोज के जीवन में धर्म का काम अर्थात भगवान की पूजा करे, मंदिर जाए, गाय को रोटी खिलाए, गरीब हिंदुओं को मदद करे और हर गांव हर गली में हनुमान चालीसा शुरू हो। कुंभ में सबका स्वागत और कुंभ में करोड़ों हिंदुओं को चाय, भोजन, रहने की व्यवस्था, कंबल, मोबाइल चार्जिंग, उन व्यवस्था की जानकारी देना। इसलिए मेरे प्रवास के दौरान फिर यहां से लखनऊ की ओर जाने वाला हूं, तो आज यहां आना हुआ है। गोंडा के कर्नलगंज तहसील परिसर में गुरुवार को जूनियर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसील कार्यालय और न्यायालय में उनके साथ हो रहे भेदभाव पर आक्रोश जताया। इसके बाद सभी जूनियर अधिवक्ताओं ने बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने अपनी समस्याओं को लिखित रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, राजस्व परिषद के अध्यक्ष, जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त को भेजकर कार्रवाई की मांग की है। कहना यह है कि किसी के आवास पे, अधिकारियों के आवास पे अगर जाएं हम लोग मिलने तो 10 घंटा बाहर खड़ा रहना पड़ता है और बाहर से आदमी आते हैं, उनके आवास पे सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं, मुलाकात करते हैं। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ना फोन हम लोगों का रिसीव होता है।
किसी भी फाइल में या किसी भी मामले पर अगर किसी अधिकारी से समस्या का समाधान करवाना हो, मिलना चाहे तो एक हफ्ता लग जाता है, मुलाकात नहीं हो पाती। अधिवक्ताओं की हुई है, जिसमें अधिकारी जूनियर अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं और भेदभाव करते हैं। जूनियर अधिवक्ताओं की किसी भी फाइल को नहीं करते हैं, उसमें पैसे की डिमांड होती है बस। और इतना पैसा अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ता को कोई मुकिल देकर नहीं जाता है। ठीक 38 और 80 की फाइलें और 24 की फाइलों, इसमें बिना पैसे के कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। और मिसलिनियस प्रार्थना पत्र पर भी अधिकारियों द्वारा सिर्फ आवश्यक कार्रवाई के अलावा, और चाहे जितना गंभीर प्रकरण क्यों न हो, लेकिन सिर्फ आवश्यक कार्रवाई लिखा जाता है और कुछ नहीं। और वही जब दूसरे लोग जाते हैं, दूसरे पर्सन जाते हैं हमारे साथी, तो उस पर वो जो कहते हैं वही आदेश पारित किया जाता है। वो विधिवत आदेश देते हैं उनके प्रार्थना पत्र पर। ठीक है, तो कुछ ठेकेदारों द्वारा ये तहसील चलाई जा रही है जो अधिकारियों की संरक्षण में चल रही है। ये बैठक लखनऊ के भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन ने अपनी 50 मांगों को लेकर अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने पंप ट्रायल टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। उनका ये भी कहना है कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत है। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर स्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन देने की भी बात की है। हमारी जो नलकूप विभाग है, लघु सिंचाई, इसमें किसानों को निशुल्क बोरिंग और 25,500 रुपए इंजन पे छूट सरकार दे रही। ये सरकार की योजना है किसानों की बहाली के लिए। किसानों की खुशखबरी, किसान जो कहा गया डबल पैसा कमाए, कीमत बढ़ाए जाए, उसको लेकर सरकार कर रही थी। लेकिन ये इनके जो मुख्य अभियंता जो हैं इसके लघु सिंचाई, इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जैसे वो बोरिंग को हमको पैसा मिलता है उसमें आधा दे रहे, पाइप घटिया दे रहे, जो पाइप मानक वाला वो पाइप नहीं दे रहे। बोरिंग के लिए जो मशीनरी देनी है, इंजन, तो फील्ड मार्शल का 35,000 रुपया कीमत है। 25,500 छूट हो गई और 17 से 20,000 ये किसानों से ले रहे हैं अलग से। और जीएसटी जो बोरिंग का पैसा है तो पूरी जीएसटी को गायब कर रहे हैं। और तमाम ऐसे किसान हैं जिनको ना बोरिंग मिली, ना इंजन मिला और पैसे उनके खातों से भी कट गए। पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह मंत्री की 22वीं पुण्यतिथि पर कस्बा में गजेंद्र सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन में भारी संख्या में लोग पहुंचे। विद्यालय की प्राविधिका और भाजपा की नेत्री मंजू सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए देश की मौजूदा स्थिति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जमकर व्यंग सुनाए। शाही को सफेद करो या सफेद शाही, किंतु जो हम का नहीं तो किसी। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर प्रजातीय गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की 5 गोलियां, 2 ट्रैक्टर और 1 मोटरसाइकिल और 1 अवैध तमंचा बरामद किया गया और 2 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। थाना प्रभारी हैदराबाद शिवाजी दुबे ने बताया कि ये तीनों चोर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करते थे। कई जिलों में इन चोरों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। विगत कुछ समय से लगातार ट्रैक्टर की ट्रॉलियां चोरी हो रही थी, जिसके क्रम में एसएचओ हैदराबाद शिवाजी दुबे के द्वारा मुखबिर खासों को तलब कर और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आज एक मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि 2 ट्रैक्टरों में कुछ ट्रॉलियों को जोड़कर कुछ लोग बेचने के इरादे से ले जा रहे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मढ़िया सड़क के पास चेकिंग शुरू की गई। ट्रैक्टरों को रोका गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की
ट्रॉलियां होना स्वीकार की, थाने लाया गया और पूछताछ की गई तो 5 ट्रॉलियां जो चोरी की हैं, 3 तो थाना हैदराबाद क्षेत्र की हैं, कुछ अन्य हैं तथा 2 ट्रैक्टर आयसर जिनसे ये चोरियां करते थे, ट्रॉलियों को खींचकर लाते थे, वो भी बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक मोटरसाइकिल प्लेटिना जिससे ये रैकी करते थे और आज भी ट्रॉलियों को आगे चलकर ये रैकी कर रहे थे, रोड क्लियरेंस की सूचना दे रहे थे। बुंदेलशहर के शिकारपुर क्षेत्र में सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा में दबिश दी। इस दौरान टीम के मैनेजर अंकित मलिक के आवास में भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक अवैध इंग्लिश पिस्टल बरामद की गई। दरअसल शिकारपुर में रहने वाले मोहम्मद जावेद ने शाखा प्रबंधक अंकित मलिक के खिलाफ 1 लाख की रिश्वत लेने की शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीआई ने शाखा प्रबंधक अंकित मलिक को 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के खाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा कस्बे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। ट्रक ने बाइक सवार को 8 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद चालक वीरपुर गांव के पास ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक में फंसे शव को बाहर निकाला। भाजपा नेता और सिकंदराबाद चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने तहसील अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीएम के अतिक्रमण मुक्त यूपी में अधिकारियों और कर्मचारियों पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री जी तालाबों को खाली कराना चाहते हैं, जल स्तर मेंटेन रखना चाहते हैं और हमारे अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं उनको पलीता लगाना चाहते हैं। हमारे लोग उनको खाली तक नहीं कराना चाहते, जबकि बड़ा अपराध है। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देता हूं कि मैं राजस्व विभाग को भी लेटर लिखूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखूंगा, मैं लिख भी चुका हूं। समझ में आ जाना चाहिए कि जो नगर पालिका की संपत्ति अवैध तालाब पर अवैध कब्जा किया और उसका पीपी पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मुकदमा चला और मुकदमे में हम विनर हैं, पर 2 साल से हमारे एसडीएम साहब और हमारी नगर पालिका के कर्मचारियों ने उसने कब्जा नहीं किया है। उसकी तरफ देख। लखीमपुर खीरी में नियम कानून को ताक पर रखकर हाईवे किनारे रील बनाने का मामला सामने आया। दरअसल शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने थार पर चढ़कर रील बनाई। इन युवकों ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर चलानी थार की छत पर बोनेट पर डांस किया। ऐसे लोग दूसरों के लिए खतरनाक बन चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रदेश में सरकार की लापरवाही सामने आई है। सरकार के निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति ठंड में भूख से नहीं मरना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। प्रशासन ने अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से रैन बसेरे में रहने वाले लोग ठंड से बचने के लिए पुराने कपड़े जलाकर आसमान के नीचे छत गुजारने को मजबूर है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने और प्रदेश के हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने की घोषणा की है। 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास जो रुक गए रहे, बोला सरकार शपथ ले के दूसरा ही दिन स्वीकृत करे के काम हमारी सरकार करे है। इसी कड़ी में जशपुर जिला प्रशासन ने जिले में 9,182 आवासों का निर्माण कर इस संकल्प को पूरा किया है। मैं खपरा की मकान में रहता था, छोटा सा घर था। पहले हम लोग खपरा का घर में रह रहे थे। पानी बरसात में मेरे को दिक्कत बहुत होती थी। बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, बरसात में खूब चूता था और मेरे लिए घर मकान बनाने के लिए असुविधा हो रहा था। हम लोग पास पैसा कम था। माननीय श्रीमान विष्णुदेव साय से आवेदन किया और उन्होंने मेरे को मदद किया। फिर आवास घर मिला। आवास घर में अभी हम लोग सब परिवार बहुत खुशल पूर्वक हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं के जरिए हमको इतना बड़ा आवास मिला। इसके लिए मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सुरक्षित और स्थिर भविष्य के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल से जल पहुंचाने की संकल्प के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की। जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सिर्फ 3 साल के भीतर पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत छत्तीसगढ़ की विकासवादी सरकार के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के लाखों घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पद्मा मोर नाम है, भुरकोनी मोर गाँव है और पानी के पहले बहुत तकलीफ रही से दूरिया लात रहे हैं, दूसरा गांव तक ले भरत रहे पानी। अब ये 6 महीना हो गए है, पानी नल लगा है सरकार है। पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीण आज जल जीवन मिशन योजना की बदौलत खुशहाली की ओर अग्रसर हैं।
पहले जहां महिलाओं और बच्चों को मीलों चलकर पानी लाना पड़ता था, वहीं अब हर घर में नल से स्वच्छ जल बह रहा है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से जल जनित बीमारियों में कमी आई है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और स्कूल जाने की दर में भी वृद्धि हुई है। पानी की शुद्धता की जांच के लिए जल समितियों का गठन किया गया है और इस काम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ने न सिर्फ स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है। पहले पानी की बहुत समस्या होत रही से, जब से जल जीवन मिशन प्रारंभ हुए यहाँ चालू हुए, तब से पानी की समस्या दूर हो गई है। सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई। जल जीवन मिशन योजना लाने के लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान, प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय। गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाए अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी विकास के 4 आधारभूत स्तंभ आज मजबूत भारत की नींव है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को मध्य प्रदेश में साकार करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में जन कल्याण एवं विकास के लिए 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की 100% सैचुरेशन चिन्हित हितग्राही योजनाओं तथा नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ के हर एपिसोड में हम किसी विशेष स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर चर्चा करते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उसके उपाय पर भी बात होती है। आज के इस एपिसोड में हम हृदय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हृदय रोगों की बात होगी, हार्ट अटैक पर हम आपको कुछ नई जानकारियां भी देंगे और हम जानेंगे कि हृदय रोग के मुख्य कारण क्या हैं, इसके लक्षण किस तरह से होते हैं और कैसे आप इसके उपचार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इंडिया हेल्थ के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं फरिश्ता हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ए फरिश्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम इंडिया हेल्थ पर। सर, आज का विषय ऐसा है कि जो काफी लोगों को मालूम तो है, लेकिन इसकी बहुत बेसिक जो चीजें हैं वो लोगों की जानकारी में नहीं है। सबसे पहले सर शुरुआत हम चर्चा किसी बात से करते हैं कि जो हृदय रोग होता है इसके मुख्य कारण क्या होते हैं और लोगों को इन्हें कैसे पहचानना चाहिए।